हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे चलते हैं भारतीय इतिहास के सबसे ताकतवर शासकों में से एक चोल सम्राट राजराजा प्रथम के दौर में। ये कहानी सच में किसी महाकाव्य जैसी है। एक ऐसा राज्य जो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था और कैसे वो देखते देखते एक विशाल समुद्री साम्राज्य में बदल गया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक अकेले शासक ने भूगोल ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति की दिशा ही पलट कर रख दी। खैर, कहानी शुरू होती है साल 947 ईस्वी में। एक छोटे से लगातार हमलों से उभरते हुए राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है, अरुल मोजीवर्मन। अब जरा सोचिए, इस छोटे से राजकुमार और आगे चलकर बनने वाले राजराजा महान के बीच का अंतर। एक तरफ वो बच्चा जिसका बचपन राष्ट्रकूटों के विनाशकारी हमलों के साये में बीता, और दूसरी तरफ एक ऐसे समुद्री साम्राज्य का अमर सम्राट जिसकी ताकत की गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दी। यह सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, यह तो मानो एक पूरी सभ्यता का पुनर्जन्म था। लेकिन ये रास्ता इतना आसान बिल्कुल नहीं था। शुरुआती चोल वंश की गद्दी बेहद अराजक और अव्यवस्थित थी। 985 ईस्वी में राजराजा के सत्ता में आने से पहले सिंहासन के लिए लगातार खूनी संघर्ष चल रहा था। यहां तक कि उनके बड़े भाई आदित्य द्वितीय की तो रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई थी। तो बात यह है कि राजराजा को कोई बना बनाया साम्राज्य प्लेट में सजाकर नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने इस गहरी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच से अपना रास्ता खुद बनाया। अब जरा इस विस्तार के स्केल पर गौर करते हैं, जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। 985 ईस्वी से पहले ये राज्य बस तंजावुर और उसके आसपास के कुछ हिस्सों तक सिमटा हुआ था। लेकिन 1014 ईस्वी आते आते ये साम्राज्य उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में मालदीव तक फैल चुका था। एक छोटे से संघर्षरत राज्य से इतने विशाल साम्राज्य तक का ये सफर, यही वो चीज है जो राजराजा को सच में महान बनाती है। भाग 1, भूमि पर विजय। एक सैन्य महाशक्ति। राजराजा के जमीनी हमले किसी तूफान से कम नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले केरल के कांदलूर साले में चेरों के जहाज़ों को तहस-नहस किया। फिर पांड्या और चेर शासकों को पूरी तरह हरा दिया और खुद को मुम्मुडी चोल का टाइटल दे दिया, यानी चोल, चेर और पांड्या तीनों मुकुटों का स्वामी। इसके बाद उन्होंने गंगवाड़ी और नोलंबापाड़ी जैसे इलाकों पर कब्जा किया और हाँ, वेंगी राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन करके कूटनीति के जरिए उसे भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि एक शानदार रणनीति का प्रदर्शन था। 9 लाख, जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए। पश्चिमी चालुक्य शिलालेख बताते हैं कि युवराज राजेंद्र चोल ने डोनूर पर जब हमला किया तो उनकी सेना की तादाद 9 लाख थी। अब देखिए, पुराने जमाने के शिलालेखों में नंबर थोड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते थे, ये माना जा सकता है, लेकिन फिर भी इससे हमें इस बात का पक्का अंदाजा लग जाता है कि राजराजा ने किस स्तर का मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। भाग 2, समुद्रों पर कब्जा। एक समुद्री साम्राज्य। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों में एक लाइन लिखी है जो कुछ इस तरह है: राम ने तो वानरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया था, लेकिन इस राजा की शक्तिशाली सेना ने जहाज़ों से समुद्र पार कर लिया और लंका के राजा को भस्म कर दिया। अब इस कोटेशन से समझ आता है कि 993 ईस्वी के उस नौसैनिक आक्रमण को लोग किस नज़र से देखते थे। उनके सैन्य अभियानों को सीधे रामायण के महाकाव्य से कंपेयर किया जा रहा था। तत्कालीन समाज में उनकी उपलब्धियों का कमाल का बहकाल था। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? राजराजा के ये समुद्री हमले सिर्फ दिखावे या सैन्य गौरव के लिए नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत सॉलिड इकोनॉमिक दिमाग चल रहा था। श्रीलंका के अनुराधापुर पर कब्जा करना, मालदीव और लक्षद्वीप को जीतना, इन सब का मेन टारगेट था अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच होने वाले बेहद मुनाफेदार मसाला व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल करना। वो जानते थे कि भविष्य की महाशक्ति वही बनेगा जिसका समंदर की लहरों के इस ग्लोबल व्यापार पर राज होगा। भाग 3, साम्राज्य का पुनर्गठन। एक कुशल प्रशासक। साल 1000 ईस्वी। ये साल एक बहुत बड़े बदलाव का गवाह बना जब राजराजा ने पूरे साम्राज्य में लैंड सर्वे और असेसमेंट का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सोचिए, उस वक्त कोई सैटेलाइट या आधुनिक तकनीक नहीं थी, फिर भी इतने बड़े लेवल पर इतना सटीक डेटा इकट्ठा करना, ये अपने आप में एक चमत्कारिक प्रशासनिक कदम था। इस सर्वे के आधार पर उन्होंने पूरे तमिल क्षेत्र का नक्शा ही दोबारा ड्रॉ कर दिया और नई प्रशासनिक इकाइयां बनाईं जिन्हें वलनाडु कहा गया। और ये कोई रूटीन काम नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था।
उन्होंने पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सामंतों की पावर कट कर दी और उनकी जगह सीधे केंद्र पर निर्भर अफसरों को बिठा दिया। मतलब पूरा साम्राज्य सीधे राजा के नियंत्रण में आ गया। प्रशासन की सफलता का उनका फॉर्मूला इन 3 स्टेप्स के ऑडिट सिस्टम में छिपा था। पहला, गांव की लोकल असेंबलीज को मजबूत किया और उन्हें स्वायत्तता दी। दूसरा, ऊपर से एक बेहद सख्त केंद्रीय ऑडिट सिस्टम लगा दिया। और तीसरा, इससे एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बना जहां गांव वाले अपने फैसले खुद तो ले रहे थे, लेकिन आखिर में उनकी जवाबदेही सीधे साम्राज्य और सम्राट के प्रति थी। विकेंद्रीकरण और केंद्रीय नियंत्रण का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब एक छोटी सी चीज सोचिए, एक राजा के पास इतनी शक्ति, इतना बड़ा प्रशासन आ गया, लेकिन वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि लोग उसे मौत के सदियों बाद भी याद रखें? एक ऐसी विरासत जो वक्त की धूल में ना दबे। खैर, राजराजा ने इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो उनकी सबसे महान विरासत बन गया। भाग 4, एक अमर सांस्कृतिक विरासत। साल 1010 ईस्वी में तंजावुर में बनकर तैयार हुआ बृहदीश्वर मंदिर। द्रविड़ वास्तुकला का ये मास्टरपीस सिर्फ भगवान शिव की पूजा का स्थान नहीं था, ये उस वक्त चोल साम्राज्य की आर्थिक ताकत, कलात्मक चरम और राजराजा की राजनैतिक शक्ति का धड़कता हुआ केंद्र था। मंदिर का विशाल आकार ही किसी को भी चोल साम्राज्य की ताकत का एहसास कराने के लिए काफी था। मंदिर बनाने के अलावा राजराजा को एक और बहुत ही पवित्र टाइटल मिला, तिरुमराई कंडा चोलन, जिसका मतलब है वह जिसने तिरुमुराई को खोजा। ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया था। इसके पीछे शैव संतों के खो गए पवित्र भजनों को वापस लाने का उनका एक जुनून था। ये कहानी तो एकदम किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। राजराजा ने नंबियांडार नंबी नाम के एक विद्वान की मदद ली और चिदम्बरम मंदिर के एक बंद धूल भरे कमरे में इन अनमोल ग्रंथों को ढूंढ निकाला। जब कमरा खुला तो पता चला कि दीमक उन ओरिजिनल ताड़पत्रों को आधा खा चुके थे, यानी सदियों पुरानी तमिल साहित्य की विरासत हमेशा के लिए मिटने ही वाली थी। लोकल पुजारियों का विरोध भी था, पर राजराजा ने स्मार्ट तरीका निकाला। संतों की मूर्तियों की एक शानदार परेड निकाली और उन्हें शांत करके इन ग्रंथों को बचा लिया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि राजराजा इतिहास को रिकॉर्ड करने को लेकर कितने कॉन्शियस थे। उन्होंने अपनी हर सैन्य जीत, अपने पूर्वजों का इतिहास और यहाँ तक कि मंदिर को दिए गए एक एक छोटे बड़े दान को ग्रेनाइट की मोटी दीवारों पर गहराई से उकेरवा दिया। इतिहास को सुरक्षित रखने के उनके इसी जुनून की वजह से ही आज 1000 साल बाद भी हम उनके प्रशासन और साम्राज्य के बारे में इतनी स्पष्टता से जान पा रहे हैं। तो अंत में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। अपनी विजय, अपने कुशल प्रशासन और अपनी गहरी आस्था को ठोस ग्रेनाइट पर उकेरकर क्या राजराजा प्रथम ने अमरता प्राप्त करने का वो अंतिम ऐतिहासिक सूत्र खोज लिया था? जब हम इस विशाल साम्राज्य को देखते हैं और पढ़ते हैं उनके लिखे शब्दों को, तो लगता तो यही है कि वे आज भी जिंदा हैं। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन उकेरे गए पत्थरों में अभी भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।